कंसंट्रेशन की पावर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो इसका मतलब ये ऑर्डर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑर्डर। इस केस में ये डिपेंड नहीं कर, वॉल्यूम को 1/4 कर देंगे तो 4 का क्यूब 64 में ये रिलेशन करेक्ट है, माइनस dt बाई dt इज इक्वल टू -1 बाई x dq बाई dt। तो बताओ x की वैल्यू क्या है, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा था, पहले तो एक बार हम याद कर लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले तो पढ़ा था कि रेट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था कि डिफरेंट डिफरेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच के रेट का रिलेशन कैसे निकालते हैं, है ना। फिर हमने बोला कि भाई रेट को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं, जिसमें हमने वेरियस फैक्टर्स पढ़े कि कंसंट्रेशन करता है, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट। फिर कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कैसे करेगा, करेगा नहीं करेगा, ज्यादा करेगा कम करेगा, वो डिपेंड करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। फिर ऑर्डर में हमने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा था, जीरो ऑर्डर पढ़ा था, और कुछ हमने एक जनरल nth ऑर्डर हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। और हाफ लाइफ सबकी याद होनी चाहिए। जैसे बताओ मेरे को जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ A0 बाय 2K, फर्स्ट ऑर्डर की 0.693 बाय K, और सेकेंड ऑर्डर की 1 बाय A0 इंटू K, 1 बाय A0 K। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑर्डर की है। तो ये मेन मेन बातें आपको याद होनी चाहिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसका पहला सवाल ऐसा है, इसका पहला सवाल, चलो मेरे को बताओ, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन के ग्राफ है ये तीनों। तो अगर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो बताओ कौन सा ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर। क्योंकि सोचो कंसंट्रेशन पे ये कैसे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन की पावर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो इसका मतलब ये ऑर्डर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑर्डर। इस केस में ये डिपेंड नहीं कर रहा, तो ऑर्डर क्या होगा, जीरो। और इसमें ये पैराबोलिकली जा रहा है। सो जो सेकेंड ऑर्डर में ही तो होता है R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन की पावर 2। तो देखो रेट आपके वाई एक्सिस पे, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ है ना, ये इज इक्वल टू m और x का स्क्वायर, तो ये पैराबोला बनना चाहिए, तो पैराबोला ही है। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, सेकेंड ऑर्डर। क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इसका मतलब अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो आपको इसके रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाना है। टाइम के साथ साथ फर्स्ट ऑर्डर में जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या कम होती जाएगी, तो यानी टाइम के साथ साथ रेट भी कम होता जाता है। और याद करो इसका एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है, R इज इक्वल टू के ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, मतलब ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा। तो फोर्थ वाला जो ग्राफ होगा रेट वर्सेस टाइम का, वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, नेचर बताना है आपको केवल। फिर उसके बाद फिफ्थ पे आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर का एनसीईआरटी का कोई एग्जांपल बताओ। रेडियो एक्टिव डीके और हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन और किए थे हमने N2O5 का डिकम्पोजिशन, है ना। तो एनसीईआरटी के 3-4 एग्जांपल आपको याद कर लेने हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ के बाद सिक्स्थ, ये जो फर्स्ट ऑर्डर है इसका हाफ लाइफ वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ। तो फर्स्ट ऑर्डर में जो हाफ लाइफ होती है वो किसके बराबर होती है, Ln2 बाय K, मतलब वो तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो T हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन का जो ग्राफ होगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। फिर सेवेंथ, इसी फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज होती है एक्सपोनेंशियली, है ना। जीरो ऑर्डर में कैसे होती है, लीनियरली, और फर्स्ट ऑर्डर में कैसे होती है, एक्सपोनेंशियली। फिर एट्थ देखो, जीरो ऑर्डर का टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन। हाँ, तो जीरो ऑर्डर का जो टी हाफ होता है वो किसके बराबर होता है, ए नॉट बाय 2K। तो आप देख रहे हो ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एट्थ के बाद ये रहा नाइन्थ, सेकेंड ऑर्डर के अंदर टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन। तो सेकेंड ऑर्डर में आपको अभी भी बताया मैंने कि हाफ लाइफ किसके बराबर होती है, 1 बाय ए नॉट इंटू के। तो आप ध्यान से देखो टी हाफ आपके वाई एक्सिस पे है और ए नॉट आपके
एक्स एक्सिस पे है, इस ए नॉट को अगर मैं इधर ले जाऊं तो क्या ये एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टाइप बन गया? तो इसका मतलब कैसा ग्राफ होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक। 9 के बाद ये रहा 10, ये जीरो ऑर्डर का रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ। जीरो ऑर्डर में रेट क्या टाइम पे डिपेंड करता है? नहीं करता, ना कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना टाइम पे डिपेंड करता है, तो यानी इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक। फिर 10 के बाद 11, जीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, टाइम है ना, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कैसे कम होती है? लीनियरली डिक्रीज होती है। अभी हमने बोला रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ फर्स्ट ऑर्डर में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है और जीरो ऑर्डर में लीनियरली डिक्रीज होती है। एनसीईआरटी का एग्जांपल फॉर जीरो ऑर्डर। हाँ, अमोनिया का डिकम्पोजिशन, हमें एनसीईआरटी वाले एग्जांपल डिस्कस करते हैं। H2 plus Cl2 gives 2HCl, है ना, तो ये हो गए आपके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये जीरो ऑर्डर का एग्जांपल हो गया। 12 हो गए। 13, फर्स्ट ऑर्डर का लॉग ए नॉट बाई ए टी वर्सेस टाइम। तो बताओ फर्स्ट ऑर्डर में k इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 1 बाई टी, या t इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? 1 बाई के एल एन ए नॉट बाई ए टी। और लॉग में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई ए टी। तो ये आपके किस एक्सिस पे है? y एक्सिस पे। और ये किस एक्सिस पे है? x एक्सिस पे। तो इसको अगर मैं ऐसे लिखूं log a नॉट बाई ए टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? k बाई 2.303 इंटू टी, मतलब y इज इक्वल टू m इंटू x, मतलब इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्लियर है? तो सारे ग्राफ्स अलोंग विद द इक्वेशंस हमने रिवाइज कर ली। सबकी हाफ लाइफ, सबकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे निकालते हैं। क्लियर है? सारे ग्राफ्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ ऐसा है। एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ आपको दिया हुआ है, ठीक है, दिख रहा है सबको वैल्यूज? पहला सवाल, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? तो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है ये कंप्लीट वैल्यू जो किसी रिएक्टेंट को चाहिए होती है ताकि रिएक्शन कर पाए। तो ये कितनी है? 140। तो पहले का आंसर कितना आ गया? 140। ठीक। फिर सेकंड में बोला है विद कैटलिस्ट इफेक्ट ऑन एक्सटेंट फॉर रेट ऑफ रिएक्शन। नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, इफेक्ट ऑन एक्सटेंट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट है या रिएक्शन है बेसिकली, ये कहना चाह रहा है। एक्सटेंट का मतलब है कि कैटलिस्ट के डालने पर क्या रिएक्शन के एक्सटेंट में कोई चेंज आता है? एक्सटेंट समझते हो ना, कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना रिएक्शन आगे तक जाएगी, उसमें फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर क्या आ जाएगा? नो इफेक्ट। फिर ई ए फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, ये है बैकवर्ड। हाँ, 140, 40, 100 तो इसकी पहले से थी ना, इसको और कितनी चाहिए, है ना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 40। फिर ई ए फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। हाँ, फॉरवर्ड में देखो ये पहले से थी इसकी एनर्जी, इसको और कितनी चाहिए? 110 से अगर 140 जाना है तो कितनी और चाहिए? 30। तो इसका फोर्थ का आंसर कितना आ गया? 30। फोर्थ का आंसर आ गया 30। फिफ्थ, डेल्टा एच। हाँ, तो डेल्टा एच क्या होता है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, ईपी माइनस ई आर। 100 माइनस 110 करोगे तो कितना आ जाएगा? -10। सिक्स, एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के साथ ये हो गया ना पाथ,
तो यानी अब इसको और कितनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, 110 से 120 जाना है तो 10 और चाहिए। सिंपल है। एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट 30, और टेम्परेचर कोफिशिएंट जनरली किसी रिएक्शन का कितना होता है, 2। जनरली बोला जाए तो क्या लोगे, 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कुछ, इसको टुकड़ों में करते हैं अभी। हाँ हाँ अभी दिखेगा, अभी दिख रहा है। हाँ, तो एक रिएक्शन है P प्लस 2Q गिव्स R। अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, एलिमेंट्री यानी सिंगल स्टेप, सिंगल स्टेप का मतलब जो कोफिशिएंट होता है वही ऑर्डर होता है, वही मॉलिक्युलैरिटी भी होती है। तो P और 2Q रिएक्ट कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3। P की पावर 1 और Q की पावर 2, जो कोफिशिएंट दिख रहे हैं वही ऑर्डर बता दोगे सीधा। फिर उसके बाद इफ वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड टू 1/4 ऑफ ओरिजिनल, तो बताना है आपको रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होगा। हाँ, तो रेट को आप लिखोगे ना P की पावर 1 और Q की पावर 2। कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो आपने लिखा है इसको मोल्स ऑफ P डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू मोल्स ऑफ Q डिवाइडेड बाय वॉल्यूम का स्क्वायर। तो मोल्स तो चेंज हो नहीं रहे, क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम। तो आप देख पा रहे हो रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम का क्यूब। तो अगर वॉल्यूम को 1/4 कर देंगे तो 4 का क्यूब 64, यानी रेट कितने टाइम्स हो जाएगा, 64 टाइम्स। ठीक है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे हमने ऑर्डर 3 निकाला है, पर यहाँ से भी चेक करो कि अगर ये डेटा है तो कितना ऑर्डर होगा। ये वाला डेटा क्या है, देख के बताओ उसमें, यहाँ पे क्या लिखा है, 2 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, तो अब आप देखो ध्यान से, पहले मैं फर्स्ट और सेकंड ले लूं। फर्स्ट और सेकंड जब मैंने लिया तो देखो क्यू सेम है, पी डबल हो रहा है और रेट भी, तो इसका मतलब पी की पावर कितनी हो गई। फिर किसको ले, 3 4 को ले लेते हैं, तो क्यू क्या हो रहा है, डबल, और ये कितना टाइम्स हो रहा है, 4 टाइम्स, तो क्यू के डबल करने पे रेट 4 टाइम्स हो रहा है, तो क्यू का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो यहाँ से भी ऑर्डर कितना आ गया, 3। ये दोनों मैच होने चाहिए थे। ठीक है। फिर उसके बाद इफ रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पी एंड क्यू, पी और क्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहे, तो ऑर्डर क्या होगा, तो इसका मतलब रेट शुड बी इक्वल टू, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 0 क्यू की पावर 0, तो ऑर्डर भी क्या हो गया, 0। फिर अगर k की वैल्यू 0.1 है, 0 ऑर्डर है, k की वैल्यू 0.1 है, तो बताओ रेट क्या होगा, k के बराबर होगा ना, r इज इक्वल टू k, p की पावर 0 q की पावर 0, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, तो r बराबर क्या आ गया, k, और k की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.1 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है। अगर a नॉट 0.05 है, k 0.025 है, तो आपको हाफ लाइफ बतानी। यहाँ पे 0 ऑर्डर तो हम बता ही चुके हैं ना। अब 0 ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ होती है वो किसके बराबर होती है, ए नॉट बाय 2k। ए नॉट की वैल्यू है 0.05 अपॉन 2, के की वैल्यू कितनी है, 0.025। ये नीचे भी 0.05 बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1, और यूनिट सेकेंड, क्योंकि के आपको सेकेंड इनवर्स में दिया हुआ है, तो टाइम भी किसमें आएगा, सेकेंड में। क्लियर है। फिर हो गया इस पेज पे सारा कुछ। अच्छा ये रह गया ना। हाँ, अब अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, माननी पड़ेगी क्योंकि मॉलिक्युलरिटी पूछा ना, मॉलिक्युलरिटी इज डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, तो बताओ कितनी होगी मॉलिक्युलरिटी। ठीक है। फिर इफ कंसंट्रेशन ऑफ पी एंड क्यू इज डबल्ड, तो क्या होगी, सेम होगी, तो मॉलिक्युलरिटी कंसंट्रेशन पे डिपेंड, तो ये इसका आंसर भी कितना होगा, 3। ठीक है। फिर इसी में आगे सेम रिएक्शन है। अब इसमें क्या बोला, कहाँ तक कर लिया था हमने, 7 तक, 8।
बोला कि अगर इस रिएक्शन में ये रिलेशन करेक्ट है, -dp/dt इज इक्वल टू -1/x dq/dt, तो बताओ x की वैल्यू क्या है ना? p प्लस 2q गिव्स r है, तो हम हमेशा कॉफिशिएंट को नीचे लिखते हैं, तो p का कॉफिशिएंट 1 है इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आया, और q का कॉफिशिएंट 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी? 2। समझ में आ रही है बात? ठीक है। 8th के बाद 9th, ऑर्डर इफ q इज इन एक्सेस। हाँ, तो जब हम इसको एलिमेंट्री मान रहे थे तो हम इसको p की पावर 1 और q की पावर 2 कर रहे थे ना, तो अगर कोई एक रिएक्टेंट एक्सेस में हो जाता तो उस पर फिर डिपेंड नहीं करता, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रह जाएगा? p की पावर 1, इसका मतलब ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है। फिर उसके बाद अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सोचो अगर आपने ये गलत कर दिया तो ये भी गलत होगा, तो सारे कनेक्टेड है। फिर उसके बाद k की वैल्यू 0.1, p नॉट 0.6, pt 0.06, मतलब जो रिएक्टेंट है p, उसकी आपको इनिशियल और टाइम t पे कंसंट्रेशन दी हुई है, तो आपको क्या निकालना है? t। तो बताओ फर्स्ट ऑर्डर मान बता चुके हैं हम यहाँ पे, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए t इज इक्वल टू कितना होता है? 1/k ln p नॉट बाय pt। k की वैल्यू कितनी है? 0.1, इसको लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303, लॉग पी नॉट कितना है? 0.6 अपॉन 0.06, क्या ये लॉग 10 बन गया? लॉग 10 1 होता है, तो ये 0.1 जो ऊपर गया 23.03। अब ये कौन सी यूनिट में ये डिपेंड करेगा कि के की यूनिट क्या है, तो लेट्स से मैं इसको सेकंड इनवर्स मान लेती हूँ, तो जो टाइम आएगा वो किसमें आएगा? सेकंड। क्लियर है? 11 के बाद 12, के दिया हुआ है आपको 2 इंटू 10 की पावर -16, और रिएक्शन क्या माननी है? एलिमेंट्री। एलिमेंट्री रिएक्शन है, क्यू की कंसंट्रेशन पी की कंसंट्रेशन दी हुई है। अब आपको क्यू एक्सेस में नहीं लेना, क्यू में एक्सेस वाले तो ये सारे थे हमने कर लिए, ये अलग जा रहा है। एलिमेंट्री है मतलब ये पी पे भी डिपेंड कर रहा है और क्यू पे भी कर रहा है। कैसे डिपेंड कर रहा है? जो कॉफिशिएंट्स है वही पावर है, तो आपको सीधा सीधा रेट बताना है। देखो रेट को क्या लिखोगे? के पी की पावर 1 और क्यू की पावर 2। के कितना दिया हुआ है? 2 इंटू 10 की पावर -16। पी की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.2, और क्यू की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.04 का स्क्वायर, तो बताओ कितना आ रहा है? 64 इंटू 10 की पावर -21। ठीक है। 12th हो गया। 13th, अगर ये रिएक्शन हो ही नहीं रही तो इसके क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं? एक रिएक्शन होने के लिए, और कोलिजन थ्योरी में क्या पढ़ा था? हाँ, ये हो सकता है अगर पी और क्यू रिएक्ट करके आर नहीं बना रहे हैं तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं? कि वो एनर्जी कंडीशन को मीट नहीं कर पा रहे, मतलब एनर्जी बैरियर, या फिर वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में कोलाइड नहीं कर पा रहे, तो इसके रीजन मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, या तो एनर्जी बैरियर होगा या इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा। अगला, अगर हम कैटलिस्ट यूज कर ले तो बताओ इफेक्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है तभी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। क्लियर है? सोच के देखो, सब आ गए इसमें? शॉर्ट नोट्स बन गए ना ये, है ना? इसको एक बार पढ़ोगे तो आपको एटलीस्ट याद आ जाएगा कि भाई ये है, ये फॉर्मूले हैं, ऐसे ऐसे देखते हैं, खत्म। 2 चैप्टर। थैंक यू सो मच।